34 students will start right away without waiting for the rest because हमारा तो रूल है कि 30 से ऊपर अगर लोग हों तो हम लेक्चर चालू कर सकते हैं. तो द प्रॉब्लम टुडे इज आज सुबह से हॉस्टल पे लाइट नहीं है तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मेरा लैपटॉप मतलब आई हैव स्टिल 1 आवर ऑफ बैटरी लेफ्ट बट शायद क्या पता अभी बैटरी का कोई भरोसा नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट मेडिकल स्टैटिस्टिक्स. यहाँ तक हमने प्रोबेबिलिटी तक पिछली बार कंप्लीट किया था राइट. पॉपुलेशन सैम्पलिंग डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया था. सेंटेंसी प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी मैंने हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी समझ लिया था. क्लासिकल इज व्हाट इज द थियोरेटिकल occurrence of an event and empirical probability is what is the actual possible occurrence of an event. There might be two events जिसमें classical probability is 50% but the empirical probability is 0.001%. And there might be two events like flipping of a coin जिसमें classical probability is 0.5% per event whereas the empirical probability is 0.51 or 0.52. तो इसीलिए we do research or we do something for calculating the empirical probability which is a more practical probability और जिससे हमको ये समझ में आता है कि actually वो event of course even if you how much ever you try to calculate the empirical probability आप exactly define नहीं कर सकते but you will get a rough idea. Classical probability is more of theory, empirical probability is more of practical. So you get a rough idea. तो हमने पिछली बार ये गेम भी खेला था अगर आपको याद है flipping of the coin वाला जिसमें practical probability जो है that was sorry the classical probability was 0.5 और एक्चुअल जब एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हमने 1000 बार कॉइन फ्लिप करके निकाली तो इट वाज 0.51 फॉर हेड्स. 0.51 फॉर हेड्स. तो इसीलिए we come to know that there is a lot of difference between classical and empirical probability. ये तो हो गया था कॉइन फ्लिप का एग्जांपल. रास्ते पे चल के एक्सीडेंट होने के एग्जांपल में there is a vast difference. The classical probability is 0.5 but the actual probability is 0.00000001. मतलब 10 लाख में एक आदमी. ओके सो हियर वी स्टॉप फॉर प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स भी हमने उस टाइम देख लिया था कि ये अगर लिपिड है और ये ब्लड प्रेशर है तो वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई डोंट से द कॉज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेज्ड ब्लड प्रेशर विथ अ राइज इन लिपिड लेवल्स. तो क्या लिपिड लेवल्स बढ़ने में और ब्लड प्रेशर बढ़ने में कोई संबंध है? This is correlation of two events, and that is why there is one more thing which will come in the syllabus of statistics which probably we'll take the last, which is coefficient of correlation. How much two events are correlated? What do you mean by how much two events are correlated? कि अगर एक चीज हुई तो दूसरी चीज होने के चांसेस कितने हैं? जैसे मैं हंसा कोई लड़की हंसी तो कितने चांसेस हैं कि मैं अगर उसको जाके प्रपोज करूंगा तो वो हाँ बोल देगी. दीज आर टू इवेंट्स. वन इवेंट इज मैं हंसा वो हंसी. दूसरा इवेंट इज मैंने उसको प्रपोज किया उसको हाँ बोला. तो अगर वो हंसती है तो व्हाट आर द चांसेस दैट शी विल से यस व्हेन आई प्रपोज हर. दीज आर टू डिफरेंट इवेंट्स. इनका कोई कोरिलेशन नहीं है. बट व्हाट इज देयर कोरिलेशन?
right? So that is known as coefficient of correlation, which will take the last for medical statistics. ओके अभी हमको पूरा शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है, बट दैट इज फेयरली इजी, उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है ज़्यादा. सो टुडे वी टेक द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस, दैट इज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर. अब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर, आपने कैलकुलेटर देखा है, कैलकुलेटर जो कंप्यूटर पे होता है या इस पे होता है, रेगुलर कैलकुलेटर में जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इन अ हार्डवेयर ऑफ कोर्स. तो सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं? वाई डू वी यूज सॉफ्टवेयर? वी यूज सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स. तो जो मेनी थिंग्स हैं वही स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर भी करता है. जो बाकी सॉफ्टवेयर के यूजेस हैं वही स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की भी यूजेस हैं. तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आर स्पेशल प्रोग्राम्स विच हेल्प यू टू कलेक्ट डेटा, कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइज करने के लिए. ऑर्गेनाइज मतलब जैसे हम मीडियन में करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे से लेके बड़े तक, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. एनालाइज, एनालाइज मतलब जैसे हम मीडियन अपना मोड में करते हैं, मोड में नहीं, मीन में करते हैं. एनालाइज, वी डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टू फाइंड द एवरेज, सो दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा. इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से या रेंज से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि भाई डेटा का डिस्पर्शन कितना है, डेटा कितना फैला हुआ है. सो दैट इज इंटरप्रिटेशन. एंड डिजाइन डेटा, व्हाट इज डिजाइनिंग? ग्राफिकल representation of the data so that people can understand quickly is designing of the data. So statistical software helps you to collect, organize, analyze, interpret and design data. Will do the work in seconds when men require days. 1.5 लाख डेटा है, अगर मैंने एक्सेल में डाल दिया या एक्सेल में है, तो 1.5 लाख को नीचे से ऊपर या छोटे से बड़ा करने के लिए मुझे सेकंड लगेंगे. जबकि अगर मैंने एक आदमी को काम दे दिया वो तो बार बार बोलेगा अरे सर बनना बड़ा डेटा चाहिए, तो वो दिन लगा देगा. रिड्यूसेस टाइम, एफर्ट्स एंड पेपर वर्क. टाइम भी कम कर देगा, एफर्ट्स भी कम करेगा. दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड यूजिंग गूगल फॉर्म्स. हम गूगल फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं अटेंडेंस के लिए? उसका कारण ही ये है कि आई डोंट हैव टू कॉल आउट नंबर्स, फिर बीच में से कोई आएगा सर 52, राइट? तो ये सब चीजें मिनिमाइज करने के लिए, एफर्ट कम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. पेपर वर्क कम करने के लिए अभी हमने, जैसे मैंने, हेमल मैडम ने, जानी सर ने एक हमारे डिपार्टमेंट का गूगल शीट बना दिया है अटेंडेंस के लिए. तो उस अटेंडेंस शीट में जब डेटा डाला जाता है तो सबके लिए एक ही शीट, हर एक को अलग अलग पेपर यूज करने का जरूरत नहीं है, वो जाके उसी शीट में अटेंडेंस डाल सकता है. कैन पिकअप डेटा एंड पेस्ट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स. आपका डेटा नोटपैड में है तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है एक्सेल में. लेकिन अगर मेरे पास कोई बुक में डेटा है और अगर मुझे वो हेमल मैडम को एक कॉपी देनी है, तो व्हाट हैपेंस, शी हैज टू राइट द डेटा अगेन. सो कॉपी पेस्ट इजी हो जाता है. कैन डू द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. जब हम एक्सेल सीखेंगे इसमें तो आई विल शो यू व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. या फिर यू हैव डन अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. जब हमने स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम लिया था तब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया था, इसका स्क्वायर रूट निकालो, उसका ये करो. सो दैट इज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विच इज इट डज इन इटसेल्फ. मिनिमाइजेस मैथमेटिकल मिस्टेक्स. जब हम एवरेज निकालते हैं तो टोटल करने के लिए हमारा मिस्टेक हो सकता है, या फिर स्क्वायर रूट करते वक्त या डिवीजन करते वक्त हमारा मिस्टेक्स हो सकता है. बट अ सॉफ्टवेयर विल नॉट डू एनी मैथमेटिकल मिस्टेक्स. कैन डू न्यूमेरिकल एनालिसिस. न्यूमेरिकल एनालिसिस मतलब डेटा देख के बता देगा रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक है. लेकिन वही अगर फैला हुआ डेटा है तो हमको एक 1.5 लाख डेटा में रेंज ढूंढने के लिए मैन्युअली बहुत टाइम लगता है. कैन पिकअप रैंडम सैंपल्स. नाउ आजकल जितनी भी ऑनलाइन लॉटरीज हो रही हैं,
या फिर ऑनलाइन सिलेक्शंस हो रहे हैं, दे आर बाय टेकिंग रैंडम सैंपल्स। मैं अगर लूंगा तो आई कैन बी बायस्ड। मेरे पास समझो 60 लोगों का डेटा है, उसमें से मुझे 10 लोग निकालने हैं, तो मैं रैंडमली नहीं निकाल पाता। व्हाट आई डू इज, चलो हर 6 के बाद का निकालते हैं, फॉर एवरी 6, क्योंकि 6 इज माई लकी नंबर, सो दैट इज अ बायस। बट कंप्यूटर को अगर बोला कि 60 में से 10 नंबर निकालो, तो वो रैंडमली निकाल देता है। 4, 6, 20, 22, 14, 16, 48, 42 रैंडमली निकाल देता है, बिकॉज ही हैज नो बायस, कैन प्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्विकली। जैसे डेटा है, अगर मुझे मैन्युअली उसका ग्राफ बनाना है तो क्या होता है, एक एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ता है ग्राफ पेपर पे। लेकिन वही अगर मैं डेटा को एक्सेल में ग्राफ बनाऊं तो झट से हो जाता है, immediately it gives me a graph, which again we will see while we are doing Excel. Can help encrypt data or maintain privacy. मेरा फाइल है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख दिया तो बाकी कोई छुएगा नहीं, लेकिन ये मेरा बुक के बारे में नहीं हो सकता या मेरे कोई पेपर के बारे में नहीं हो सकता। मैं जब काम कर रहा हूं तो दूसरा कोई आके पूरा पेपर देख सकता है, फोटो निकाल सकता है, तो प्राइवेसी मेंटेन करना इसमें यूजुअल कोर्स में डिफिकल्ट हो जाता है। वेर एज एनक्रिप्शन और प्राइवेसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी होता है। तो whenever you get short note on any statistical software, you can write all of these points. That is why I have taken these points separately. I have already shared, or I will share this again in the content folder of our group. So these are the points which you can write in any statistical software, because all statistical softwares will do the same functions for all basic purposes. ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। नाउ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, नेट पे जाके देखेंगे तो कम से कम मिनिमम तो आपको, मतलब मैं जब चूज कर रहा था ये स्लाइड्स बनाने के लिए, तो आई हैव सीन एटलीस्ट 20-25 सॉफ्टवेयर, बट देयर माइट बी लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। तो मैंने उसमें से कुछ 6 सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई किए हैं जो हम पढ़ेंगे। SPSS, SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल सिस्टम्स। बिहेवियरल रिसर्च मतलब मार्केटिंग है या सेल्स का कोई रिसर्च करना है या फिर किसी का प्रेफरेंस देखना है, तो ये SPSS यूज होता है, IBM कंपनी का बनाया हुआ है। दिस वर्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Now, statistics is of two types, descriptive and numerical. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। इसमें पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दोनों होते हैं। व्हाट आर पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वी आर गोइंग टू डू बिफोर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्विक ग्राफिकल रिसर्च, जो भी रिसर्च है उसको आप झट से ग्राफ बना सकते हो। You have the option to create automated scripts for routine data. Automated scripts का क्या मतलब है कि जैसे गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म इज एन ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट। तो आपने जब गूगल फॉर्म में एंट्री कर ली तो वो ये बता देता है, मतलब ऑटोमेटेड कर लेता है वो कि भाई किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। मैंने हर कोई क्वेश्चन चेक नहीं किया। जब आपका एग्जाम लिया तो गूगल फॉर्म ने तुरंत बता दिया कि भाई टॉप कौन है, बॉटम में कौन है, पास कौन है, फेल कौन है। So these are automated scripts. It is also used for advanced statistical analysis, which we will not discuss because it is out of the syllabus for us. And it is a paid program. पैसे देके खरीदना पड़ता है। Then we come to the next, which is R. वो सॉफ्टवेयर का नाम ही है R. सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी का नाम है R Foundation. It is also commonly used for behavioral research, as well as it can be used in other fields also. So this will handle both descriptive and numerical statistics. There are many toolboxes and plugins which are available for a variety of applications. Toolboxes मतलब सबने Excel यूज किया है, तो Excel में ऊपर जो होता है वो टूल बॉक्स होता है। Excel में
जो ऊपर आता है दैट इज टूल बॉक्स। वो टूल का एक पूरा ये होता है, फाइल, प्रिंट, फॉर्मेट, इमेज। तो ऐसे बहुत सारे टूल बॉक्सेस आर में हैं और बहुत सारे प्लगइन्स हैं। नाउ व्हाट इज अ प्लगइन? प्लगइन इज समथिंग which will take you out of the program, and do something which is done by another program. तो इसमें बहुत सारे plugins हैं and they are available for variety of applications. R का प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसका लर्निंग कर्व जो है, लर्निंग कर्व मतलब सीखने का कर्व। ओके, लर्निंग कर्व आई विल ड्रॉ एंड शो यू। This is the time taken for learning. This is the number of people who have learned. This is the number of people. This is the time taken for learning. So the learning curve is very steep. Steep मतलब बेसिक तो कुछ लोग समझ जाते हैं लेकिन एडवांस्ड चीजें समझ में नहीं आती। तो दिस इज द स्टीप लर्निंग कर्व। कुछ ही लोग होते हैं जो एडवांस तक पहुंच जाते हैं, बाकी लोग बेसिक में ही रह जाते हैं। आर यूज करने के लिए प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज, यू शुड नो कोडिंग, you should know coding to use R, which is not again a part of our syllabus. And because R is free, like Firefox, जैसे Firefox browser is free, if you see Firefox is a community built software. Now what do you mean by community built software? Community built software मतलब जिसको बहुत लोगों ने साथ में आके एफर्ट देके बनाया है, जिसको बहुत सारे लोग, जैसे हमारे कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारे लोग एफर्ट देते हैं तब वो प्रोग्राम होता है। तो दैट इज अ कम्युनिटी बिल्ट प्रोग्राम। सो दैट इज वाई, बिकॉज हर कोई अपना फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते जाता है। दैट इज वाई इट इज अ कम्युनिटी बिल्ट प्रोग्राम विच इज फ्री। द नेक्स्ट इज एक्सेल। सो एक्सेल इज अ पेड सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज अ वेरी बेसिक टूल, मतलब हमको जितना भी चाहिए सब चीजें एक्सेल में हो जाती है, विच आई विल बी शोइंग टू यू प्रोबेबली इन दिस लेक्चर, प्रोबेबली इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इट इज वेरी बेसिक टूल, इजीली अवेलेबल, सबके पास होता है, सबके कंप्यूटर में आइदर पेड वर्जन होता है या तो पायरेटेड वर्जन तो होता ही होता है। फ्लैट लर्निंग कर्व, फ्लैट लर्निंग कर्व मतलब जो लर्निंग कर्व है, एवरीबडी लर्न्स। So this is the learning curve of Excel. It is flat. मतलब it is not very steep. Everybody learns whatever he requires. No coding language required. No coding knowledge required. बहुत सारे टूल बॉक्सेस इनबिल्ट हैं। गुड एंड इज कस्टमाइजेबल। ग्राफ को येलो करना है, पीला करना है, लाल करना है, आप कर सकते हैं। डेटा को फिल्टर करना है, आप कर सकते हैं। डेटा को ऊपर से नीचे लगाना है, आप लगा सकते हैं। एंड दैट ग्राफ कैन बी मूव्ड ओवर टू अदर प्रोग्राम्स एज अ वेक्टर। अगर एक्सेल में ग्राफ बना के मुझे वर्ड में डालना है तो मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मुझे वर्ड में अलग से ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। तो ग्राफ कैन बी मूव्ड टू अदर प्रोग्राम्स एज अ वेक्टर। So this is about Excel. How many people are there? 42. So what we will do is, before this happens, what happens? The laptop battery dies. We will take our attendance. Give me some time to post the link, please. मेरे लैपटॉप ने ऑलरेडी 14 मिनट दिखाना चालू कर दिया है। So I will be able to take your lecture, but unfortunately I may not be able to take the second year lecture. तो उसको मोबाइल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल की चार्जर की बैटरी तो है और फॉर्चुनेटली वो चार्ज है। सो हियर इज योर अटेंडेंस लिंक एंड काइंडली गिव द अटेंडेंस एंड कम बैक। There will be no manual attendances today because of battery life. So if you feel that you have not
अगर आपको वो कंफर्मेशन वाला पेज नहीं दिखा है तो प्लीज चैट में आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा. I will, however, read out manually the present numbers. अरे सचिन, तुमको कितनी बार बोला जीरो मत डालना यार. जीरो डालेंगे तो तकलीफ होती है डाटा को सॉर्ट करने के लिए. एनीवे, तो ये हो गया. आई एम रीडिंग आउट द प्रेजेंट नंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एब्सेंट है. 17 18 फिर 19 से 21 तक एब्सेंट है. 22 23 इज एब्सेंट. 24 25 26 27 28 is absent. 29 30 31 32 is absent. 34 35 36 37 is absent. 38 39 40 से लेके 43 तक absent. 44 45 46 47 48 49 50 is absent. अच्छा, 20 is present. is absent और 52 is absent. इसके अलावा अगर कोई एब्सेंट है, 54 से आगे फिर एब्सेंट ही. तो इसके अलावा कोई एब्सेंट है तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ये रोल नंबर 6 चैट आ गया एक. ओके, 6 वाज एनीवे प्रेजेंट. तो एक्सेल हमने देख लिया. नाउ वी कम टू सास. सास इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. इट इज ऑल्सो एक सास और मतलब और दो सास होती है. एक जो सास बहू की सीरियल में आती है वो सास, और एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम सास है. दैट इज SAAS. दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. लेकिन ये जो सास है SAS सास है, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. सो मीडियम लेवल का सॉफ्टवेयर है फॉर इंटरमीडिएट्स, मतलब जो ज्यादा नोवाइसिस नहीं है. जो नोवाइसिस है, एमेच्योर हैं, उनके लिए एक्सेल है. जो ज्यादा एडवांस्ड हैं उनके लिए R है या उनके लिए SPSS है. सास जो है वो मीडियम लेवल का सॉफ्टवेयर है इंटरमीडिएट लोगों के लिए. ऑफर्स GUI. GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड बोथ कमांड बेस्ड ऑपरेशंस ऑल्सो. कमांड बेस्ड ऑपरेशंस भी इसमें आते हैं. used in business, used in healthcare, used in behavioral researches. तो बहुत सारे एरियाज में यूज होता है. कोडिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर एडवांस्ड एनालिसिस. जो बेसिक एनालिसिस है वो तो इसके GUI में ही हो जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही हो जाता है. अच्छे क्वालिटी के पब्लिकेशन वर्दी ग्राफ्स बनाता है, और ये भी पेड सॉफ्टवेयर है. सो दिस इज सास. Then GraphPad Prism. GraphPad Prism is also for medium level, for intermediates. It offers a graphical user interface just like Excel. Command based operations भी होते हैं, majorly used for biological and human researches. तो medical इसमें GraphPad Prism बहुत यूज होता है. Basic option and scripting options both are available. Why 2 options have to be given? Because it is for intermediates. तो जिनको कुछ नहीं आता है वो GUI से करते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत आता है
वो स्क्रिप्टिंग से करते हैं. मेजर वर्क इज GUI बेस्ड. इट इज ऑल्सो अ पेड सॉफ्टवेयर. लास्ट में मिनीटैब. मिनीटैब इज अ लो टू हाई लेवल सॉफ्टवेयर. ये भी वैरायटी फॉर लोअर, इंटरमीडिएट और सबके लिए है. ऑफर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड बेस्ड ऑपरेशंस, दोनों, क्योंकि नोवाइसिस के लिए भी है और एडवांस्ड के लिए भी है, तो इसीलिए GUI भी होता है और कमांड बेस्ड भी होता है जिसमें कोडिंग लगता है. यूज्ड मेजरली इन बिजनेसेस, हाउएवर कैन बी यूज्ड इन ऑल फील्ड्स. ज्यादा करके बिजनेसेस यूज करते हैं. सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स या क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, इसमें यूज होता है. बेसिक एंड स्क्रिप्टिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल. मेजर वर्क इज इन द GUI based, but complex work requires coding. Minitab is also a paid software. So यहाँ हम हमारा लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन what I would like to show you is some of the uses of Excel. Okay, हमारा अटेंडेंस हो गया है, तो we can go to Excel. Excel में I'll try to show you how we calculate data. एक मिनट. जैसे ये वर्क है, शीट है, तो देखो ये हमारा डेटा है 90 से लेके 128. तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसका मीन जो है वो यहीं आ जाता है. काउंट कितना है यहीं आ जाता है. सम कितना है यही आ जाता है. तो दिस इज ऑटोमेशन. दिस इज ऑटोमेशन. अगर हमको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम सिर्फ यहाँ ST डेव P मतलब पॉपुलेशन और डेव S मतलब सैंपल. तो ST डेव P, फिर डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया यहां से लेके यहां तक और हमने इसको बंद कर दिया, एंटर मार दिया, तो उसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया. देखो इतना इजी होता है एक्सेल में करना. अगर हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट तो छोड़ दो, बाद में बताऊंगा. अगर हमको यहाँ रेंज चाहिए या रेंज छोड़ दो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड चाहिए, मोड मल्टी नंबर 1 टू नंबर 128, सबसे ज्यादा 124 है. आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है. अगर हमको मीडियन चाहिए तो दीज आर नोन एज फॉर्मूलाज. ये जो है ये GUI में आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसमें थोड़ा सा कोडिंग लगता है. दिस वॉट एवर फॉर्मूला वी आर टाइपिंग इज कोडिंग. यहां से लेके यहां तक डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, बंद किया, एंटर मारा, मेरा मीडियन आ गया. सो दिस इज हाउ वी यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गया, पाई डायग्राम, ग्राफ बन गया मेरा. तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ओके, so here we stop the lecture. Next time we will start with coefficient of correlation and parametric and non-parametric test introduction, so that we complete the syllabus of medical statistics. I am very happy that the whole syllabus of medical statistics has been done by me. मुझे ये मौका मिला कि जिंदगी में पहली बार मैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा सकूं. नहीं तो आज तक मैंने जिस कॉलेज में भी पढ़ाया है, कभी मैंने मेडिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाया. तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे.